आज मैं आपको अपठित गद्यांश के बारे में बता रही हूँ कि अपठित गद्यांश करते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये ऐसे टॉपिक होते हैं, इसमें हमारा एक भी अंक नहीं कटना चाहिए, तो इसको बड़े ध्यान से करना चाहिए। जैसे आप गद्यांश है, ये नीचे दे रखा है, शिक्षा मानव जीवनस्य महती आवश्यकता अस्ति। सबसे पहले आपने गद्यांश को 3-4 बार पढ़ना है। 3-4 बार अच्छे से पढ़ोगे और उसके अर्थ को समझोगे, क्योंकि ये अपठित है, इसमें आपने पहले पढ़ा होता। पठित गद्यांश तो आपने पढ़े होते हैं, लेकिन अपठित आपने नहीं पढ़े होते। इसको अच्छे से पढ़कर और इसके अर्थ को आपने समझना है। और फिर आपने नीचे प्रश्न पढ़ने हैं, कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर आपने उत्तर यहाँ से ढूंढने हैं। आपने ऐसा नहीं करना कि बिना गद्यांश पढ़े यहाँ से प्रश्न पढ़ो और यहाँ से उत्तर ढूंढकर लिखने शुरू कर दो। उसमें गलती होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। शिक्षा मानव जीवनस्य महती आवश्यकता अस्ति। शिक्षा मानव जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिक्षां प्राप्य एव कश्चित् जनः मनुष्य भवति। शिक्षा प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति मनुष्य होता है। विद्याहीना जनः तो पशु कथ्यते। विद्या से हीन व्यक्ति तो पशु कहलाता है। प्राचीन काले गुरुकुलस्य परंपरा आसीत्। प्राचीन काल में गुरुकुल की परंपरा थी, परंतु अधुना सा परंपरा दुर्लभा अभवत्। परंतु अब वह परंपरा दुर्लभ हो गई है। इदानीं तु अनेके विद्यालयाः महाविद्यालयाः विश्वविद्यालयाः च सन्ति। अब तो अनेक विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, परंतु तेषु वैदेशिक शासनकालीने एवं शिक्षा व्यवस्था प्रचलिता। परंतु उनमें विदेशी शासनकालीन ही शिक्षा व्यवस्था प्रचलित है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्थायां मातृभाषाया राष्ट्रभाषाया च अधिकं महत्वं न अस्ति। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में मातृभाषा का और राष्ट्रभाषा का अधिक महत्व नहीं है। ये छात्राः नैतिक मूल्यानां जीवन मूल्यानां च उचितं ज्ञानं न प्राप्नुवन्ति। जिनसे छात्र नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों का उचित ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। शिक्षा व्यवस्था मूल्य आधारितः भवेत्। शिक्षा व्यवस्था का मूल आधारित होना चाहिए। सर्वेभ्यः हितकारी अपि स्यात्, और सबके लिए हितकारी होना चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था है वो मूल्य पर आधारित होनी चाहिए, बल्कि उसमें कोई ना कोई शिक्षा आपको मिलती रहनी चाहिए और सभी के लिए हितकारी भी हो। इस तरह से आपने गद्यांश को पढ़ना है और उसके अर्थ को समझना है, और फिर आपने प्रश्न करने शुरू करने हैं। अब एक पदेन उत्तरत्, जो इसका उत्तर है एक शब्द में ही होना चाहिए। यदि आप पूरे वाक्य में लिखोगे तो वो आपका गलत होगा। कीदृशः जनः पशु कथ्यते। कैसा व्यक्ति पशु कहलाता है। अब आपने गद्यांश पढ़ा है तो आप फिर यहाँ से देखना शुरू करोगे तो कहाँ पर ये इसका उत्तर आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, विद्याहीन है। आपने पूरा वाक्य नहीं लिखना। यदि आप 2 शब्द भी यहाँ पर नहीं लिखने, यदि आपको मजबूरी में 2 शब्द लिखने हैं तो बीच में आपका योजक आना चाहिए, क्योंकि योजक आने से वो एक पद ही माना जाता है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है आपने एक शब्द में उत्तर दो। यदि आपका उत्तर इनकम्प्लीट रहता है एक शब्द में, आपको 2 शब्द लिखने जरूरी हैं, तो उसके अंदर योजक चिन्ह होना चाहिए। अब यहाँ पर कीदृशः जनः पशु कथ्यते। कैसा व्यक्ति पशु कहलाता है, तो आप लिख सकते हो विद्याहीन है। सिर्फ विद्याहीन है सफिशिएंट है।
जन लिखने की आपको जरूरत नहीं। अगला है शिक्षा के भय हितकारी से याद। यहाँ पर हितकारी शब्द है, हितकरी नहीं है, हितकारी कर लेना। यहाँ पर शिक्षा किसके लिए हितकारी है? अब यहाँ पर ढूंढो कहाँ से इस गद्यांश में आपने पढ़ा है, कहाँ पर ये आया है। अब ये देखो यहाँ पर है सर्वेभ्य शिक्षा व्यवस्था मूल्य आधारिता भवेत्, सर्वेभ्य हितकारी, यहाँ पर हितकारी है तो इसका आंसर क्या आएगा? सर्वेभ्य। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा जाता है आपका उत्तर उसी विभक्ति में ही होना चाहिए, तो आपका उत्तर आएगा सर्वेभ्य। अगला प्रश्न है किम प्राप्य कश्चित जन है मनुष्य है भवति। क्या प्राप्त करके कोई व्यक्ति मनुष्य होता है? अब आपने यहाँ पर इसका उत्तर यह है शिक्षा। उत्तर क्या आएगा? शिक्षा। अब इस लाइन से आपको उत्तर मिल रहा है, पूरी लाइन लिखने के लिए आपको जरूरत नहीं है। शिक्षा कस्य महती आवश्यकता अस्ति। शिक्षा किसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है? अब यहाँ पर पहली लाइन में इसका उत्तर है मानव जीवनस्य। शिक्षा मानव जीवनस्य महती आवश्यकता अस्ति, लेकिन आपने यहाँ से कौन सा शब्द लेना है? मानव जीवनस्य। तो इस तरह से आपने एक पदेन उत्तरत ये उत्तर आपने देने हैं, एक शब्द में उत्तर। पहले प्रश्न लिखोगे और उसके नीचे उत्तर लिखोगे, इसके सामने आपने ऐसे नहीं लिखना, प्रश्न लिखकर उसके नीचे उत्तर होना चाहिए। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर दो। प्राचीन काले कस्य परंपरा आसीत्। प्राचीन काल में किसकी परंपरा थी? अब ये पूरे वाक्य में है, पूर्ण वाक्य है, तो ये पूरे वाक्य में उत्तर होना चाहिए। यदि आप इसमें एक शब्द में उत्तर दोगे तो आपका बिल्कुल गलत माना जाएगा, आपको उसके अंक नहीं दिए जाएंगे। तो आपका जो उत्तर है पूरे वाक्य में ही होना चाहिए। तो उत्तर क्या आएगा? प्राचीन काले गुरुकुलस्य परंपरा आसीत्। यहाँ तक आपको पूरी लाइन आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न इतना ही पूछा गया है तो आपका उत्तर भी उतना ही होना चाहिए। ये एक्स्ट्रा शब्द आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने समझकर उत्तर देने हैं। आपने सिर्फ यहाँ से देखा और वैसे अक्षर यहाँ से ढूंढने शुरू कर दिए और उत्तर लिख दिया, ऐसा नहीं करना। अगला प्रश्न है छात्रा किशाम उचितम ज्ञानम न प्राप्नुवन्ति। छात्र किसका उचित ज्ञान नहीं प्राप्त करते? अब यहां से ढूंढो छात्र किसका ज्ञान नहीं प्राप्त करते। यहाँ ये देखो इसका उत्तर यहाँ पर है। येन छात्रः नैतिक मूल्यानां जीवन मूल्यानां च उचितम ज्ञानम न प्राप्नुवन्ति। आपने सेम लाइन नहीं लिखनी, जिस फॉर्म में जैसे प्रश्न पूछा गया है उसी में आपका वैसा ही आंसर होना चाहिए। छात्रा के शाम उचितम ज्ञानम न प्राप्नुवन्ति। अब यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है। छात्रः नैतिक मूल्यानां जीवन मूल्यानां च उचित ज्ञानम न प्राप्नुवन्ति। जो एक्स्ट्रा शब्द होते हैं वो हटा दिया करो और प्रश्न जैसे पूछा जाता है वैसे ही उत्तर लिखा करो। अब इसमें पूछा गया गद्यांश से उचितम शीर्षकम लिखत। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो। आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया, आपको पता ही ये गद्यांश आपका शिक्षा पर आधारित है या शिक्षा के महत्व पर आधारित है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब शीर्षक पूछा जाता है तो पूरी लाइन लिख देते हैं पहली, शिक्षा मानव जीवन से महती आवश्यकता अस्ति। ये गलत है, इसके अंक नहीं दिए जाते। यदि आप पूरे वाक्य में शीर्षक लिखते हो तो इसके अंक नहीं होते। जो आपका शीर्षक है छोटा होना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। जैसे इसमें आप एक शब्द में या दो शब्द में बस शीर्षक दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, 2 या 3 शब्द, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब इसका शीर्षक आप दे सकते हो शिक्षा, सिर्फ शिक्षा भी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो शिक्षाया महत्वम, शिक्षा का महत्व। तो आपको इतना ही शीर्षक देना है
न कि आपने पूरी लाइन लिखनी है। तो शीर्षक आपने ध्यान से लिखना है। इसके दो शीर्षक हो सकते हैं, दोनों में से एक लिखना है। आपने दो नहीं लिखने, एक लिखना है। या तो आप लिखोगे शिक्षा या फिर लिखोगे शिक्षा या महत्व। निर्देशानुसारम उत्तर, निर्देशानुसार जैसा निर्देश दिया गया वैसा उत्तर, उसका उत्तर बताना है। महत्वम इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम। इस लाइन का अर्थ है महत्वम, ये विशेष्य पद है। विशेष्य इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम, और इसका विशेषण पद बताना है आपने। अब इसका विशेषण क्या है यहाँ पर? अधिकम। अधिकम में ध बेटा पूरा आएगा, ये ठीक कर लेना। कुछ टाइपिंग में थोड़ी सी गलतियां हैं तो आप ठीक कर लेना। अधिकम में ध पूरा आएगा और म में हलंत आएगा। तो इसका आप विशेषण पद क्या लिखोगे? अधिकम। महत्वम का विशेषण पद क्या है? अधिकम। आपने इस लाइन को समझना है कि महत्वम इति विशेष्य पदस्य, यहाँ पर एक शब्द आपको दिया गया है। कई बार क्या होते हैं, दोनों दे रखे होते हैं, दोनों में से बताना होता है विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको एक दिया गया है। एक जो दिया गया है उसका आपने गद्यांश में से ढूंढना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अधिकम। अगला है विद्याहीन है जन है एक पशु कथ्यते। विद्या से हीन व्यक्ति ही पशु कहलाता है। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद कौन सी है? अब इसमें क्रिया किससे बनती है? आपको पता है क्रिया धातु से बनती है। धातु कौन सी है इसमें? कथ धातु है। तो इसलिए ये कथ्यते क्रिया है। यदि आपसे कर्तृपदम पूछा जाए तो विद्याहीन जन है कर्तृपदम है, लेकिन यहाँ आप पर आपसे क्रिया पूछी गई है तो यहाँ पर क्रिया कथ्यते आएगी। तो उत्तर क्या आएगा? कथ्यते। तो बच्चों ये गद्यांश आप अपनी फेयर कॉपी में आप वीडियो रोक लेना और ये गद्यांश आप उतार लेना। और इसमें मैंने उत्तर भी साथ साथ आपको बताए हैं और वो उत्तर भी अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना। तो इसलिए बच्चों गद्यांश आपने इस तरह से ध्यान से करने हैं। और आपकी सुरभि के पीछे एक पठित गद्यांश का अभ्यास है, वहां से आप दो दो गद्यांश हर रोज कर लिया करो। इस तरह से आपका अपठित गद्यांश का अभ्यास हो जाएगा।